You are watching BEO Basic Education Online, an educational channel. नमस्कार साथियों, बेसिक एजुकेशन ऑनलाइन चैनल की प्रेरक बातें कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम शिक्षक हस्त पुस्तिका ध्यानाकर्षण के भाग 2 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है लर्निंग आउटकम एवं आकलन। जैसा कि आप नाम से ही पहचान गए होंगे कि इस भाग में लर्निंग आउटकम्स पर विशेष बल दिया गया है। तो आइए जानते हैं भाग 2 के मुख्य बिंदुओं को। अनुक्रमणिका के भाग 2 लर्निंग आउटकम एवं आकलन में आप पढ़ेंगे लर्निंग आउटकम अवधारणा, अधिगम स्तर में अंतर यानी लर्निंग गैप्स, सीखने के स्तर का आकलन, बच्चों का चिन्हांकन और आधारभूत शिविर या ध्यानाकर्षण शिविर। आइए सबसे पहले लर्निंग आउटकम एवं आकलन के अंतर्गत इसकी अवधारणा को समझते हैं। लर्निंग आउटकम इसी बात पर बल देते हैं कि मात्र शिक्षक ही नहीं अपितु अभिभावक भी यह जाने कि उनका बच्चा जिस कक्षा में है उस कक्षा के विभिन्न विषयों में उसे क्या क्या ज्ञान होना चाहिए और क्या क्या ज्ञान उसने अर्जित कर लिया है। कक्षा शिक्षण 2 तरीके से किया जाता है। सामान्य कक्षा शिक्षण में वॉक और टॉक का तरीका अपनाया जाता है। अंक आधारित परीक्षा यानी जिसका माध्यम प्रश्न पत्र होते हैं, यह अपनाया जाता है। इसका परिणाम होता है संख्यात्मक ज्ञानात्मक सूचनाओं का प्रकटीकरण। अब लर्निंग आउटकम आधारित कक्षा शिक्षण में नवाचारी गतिविधियां और आईसीटी का प्रयोग होता है। गुणात्मक एवं संख्यात्मक अवलोकन किया जाता है और परिणाम विषयगत दक्षताओं की संप्राप्ति जैसे नवीन ज्ञान का सृजन, नैतिक मानवीय एवं संवैधानिक गुणों का विकास होता है। सामान्य कक्षा शिक्षण में बच्चा सामान्य ही रहता है, जबकि लर्निंग आउटकम द्वारा बच्चे का सर्वांगीण विकास संभव है। ध्यानाकर्षण के अंतर्गत लर्निंग आउटकम यानी अधिगम संबंधी परिणाम के आशय उन परिणामों दक्षताओं से है जो किसी कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों को उनके निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुरूप अपेक्षित दक्षताओं के प्राप्त होने पर परिलक्षित होते हैं। यह एक परिणाम आधारित लक्ष्य है जो कि बच्चे की प्रगति का आकलन गुणात्मक तथा संख्यात्मक रूप से करने हेतु अवलोकन बिंदु प्रदान करता है। लर्निंग आउटकम की अवधारणा को निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। सभी विषयों की पाठ्यपुस्तकों में लर्निंग आउटकम निर्धारित किए गए हैं। अब हम लर्निंग आउटकम के व्यावहारिक पक्ष को एक उदाहरण से समझते हैं। कक्षा 3 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की गणित की कक्षा में जोड़ घटाना पर आधारित इबारती प्रश्नों को हल करना सिखाया गया। इसी कक्षा का एक छात्र राहुल बाजार से सामान लाने के लिए जाता है। यदि वह सामान लेकर बचे हुए रुपयों का हिसाब सही सही रख रहा है तो इसका आशय यह निकलता है कि राहुल जोड़ घटाव की संक्रिया का व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त कर चुका है और यह ज्ञान उसके दैनिक जीवन में सीखने के प्रतिफल के रूप में परिलक्षित हो रहा है। इस प्रकार लर्निंग आउटकम्स हमें स्पष्ट रूप से यह बताता है कि बच्चे ने कौन कौन सी दक्षताएं हासिल कर ली हैं। साथियों, शिक्षण भी एक कला है और कोई भी कला हो उसमें निरंतर साधना और अभ्यास बहुत जरूरी होता है। मात्र डिग्रियां अच्छे शिक्षण की पहचान नहीं कही जा सकती जब तक हम अपने उस ज्ञान को शिक्षण प्रक्रिया में शामिल करते हुए निरंतर अभ्यास ना करें। तो आइए आज हम जानते हैं कि ध्यानाकर्षण हस्त पुस्तिका में किन बातों को करने के लिए और किन बातों को ना करने के लिए सुझाव दिए गए हैं, और ये सुझाव सभी शिक्षकों के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। अधिगम स्तर में अंतर यानी लर्निंग गैप। एक परिस्थिति पर विचार करते हैं। आप उच्च प्राथमिक विद्यालय में गणित के शिक्षक हैं तथा कक्षा 8 के बच्चों को पढ़ाते हैं। क्या आप सोचते हैं कि कक्षा 8 में प्रवेश लेने वाले सभी बच्चों ने कक्षा 7 तक की गणित की मूलभूत दक्षताओं को प्राप्त कर लिया?
इसी प्रकार यदि आप हिंदी या अंग्रेजी या विज्ञान के शिक्षक हैं तो क्या आप कह सकते हैं कि सभी बच्चों ने कक्षा 7 तक के संबंधित विषयों की मूलभूत दक्षताएं प्राप्त कर ली हैं? ज्यादातर शिक्षकों का उत्तर ना में होगा। इस संबंध में सरकारी विद्यालयों में किए गए अध्ययन भी यह बताते हैं कि बच्चों का वास्तविक अधिगम स्तर तथा कक्षानुरूप अपेक्षित अधिगम स्तर में अंतर यानी गैप होता है। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? क्या आप इस स्थिति को नजरअंदाज करते हुए सामान्य शिक्षण करते रहेंगे? क्या पाठ्यक्रम को पूरा करना ही आपका उद्देश्य होगा, या फिर आप ऐसी स्थिति में अधिगम स्तर के अंतर को कम करने का प्रयास करेंगे? सीखने के स्तर का आकलन। अब आप निश्चित रूप से यह सोच रहे होंगे कि वास्तविक अधिगम स्तर तथा अपेक्षित अधिगम स्तर के मध्य अंतर को आखिर कैसे पता करें। इसके बाद एक प्रश्न और भी है। अधिगम स्थिति में अंतर को ज्ञात करने के पश्चात एक शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे? अधिकांश शिक्षकों के लिए यह परेशानी है कि अधिगम स्तर में अंतर की स्थिति में बच्चे वर्तमान कक्षा के पाठ्यक्रम को कैसे पूरा कर पाएंगे। उदाहरण के लिए, यदि बच्चा वर्ण पहचान नहीं कर पा रहा है तो वह पाठ कैसे पढ़ेगा, उसे कैसे समझेगा। उसी प्रकार यदि बच्चा 1 या 2 अंकों का जोड़ नहीं कर पा रहा है तो वह हासिल का जोड़ या फिर गुणा भाग और बीजगणित के सवालों को कैसे हल करेगा। आपने यह भी अनुभव किया होगा कि कुछ विद्यार्थी भाग के प्रश्न करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं, यद्यपि उन्हें गुणा करना अच्छी तरह से आता है। ये परिस्थितियां एक शिक्षक के लिए काफी कठिनाई पैदा करती हैं। साथियों, बेसिक एजुकेशन ऑनलाइन चैनल की प्रेरक बातें कार्यक्रम में आज हम ध्यानाकर्षण हस्त पुस्तिका के भाग 2 की बातें कर रहे हैं। और आज ध्यानाकर्षण के कुछ बिंदुओं को प्रमुखता से उठाते हुए हम जो चर्चा करने जा रहे हैं उसमें आज एक्सपर्ट व्यू सेक्शन में हमारे साथ ध्यानाकर्षण शिविर और बच्चों के चिन्हांकन विषय पर चर्चा करेंगे जनपद मुरादाबाद से SR जी श्री सचिन शुक्ला जी, और टीचर्स टॉक सेक्शन में शामली जनपद के विकास क्षेत्र शामली के प्राथमिक विद्यालय रामगढ़ के प्रधानाध्यापक श्री सौरभ सिंघल जी। बच्चों का चिन्हांकन। एक शिक्षक होने के नाते उपरोक्त स्थितियों में आप क्या करेंगे? अब हम बच्चों के 2 बिंदुओं अधिगम स्तर में अंतर को कैसे पता करें तथा ऐसी स्थिति में एक शिक्षक क्या करे, इस पर विचार करते हैं। शैक्षिक सत्र के प्रारंभ में आरंभिक परीक्षण किया जाएगा। इससे आपको बच्चों के अधिगम स्तर में अंतर का पता चलेगा। फिर आरंभिक परीक्षण के लिए प्रत्येक विषय में आधारभूत आकलन प्रपत्र बनाना होगा। इसके लिए मूलभूत दक्षताओं की विषयवार सूची पहले ही बना ली जाएगी। ध्यानाकर्षण पुस्तिका है, इसमें लर्निंग आउटकम्स और आकलन की बात कही गई है। चलिए, मैं जो टॉपिक लेना चाहूंगा बच्चों को चिन्हांकन पे हम बात करना चाहेंगे। जी बिल्कुल। और उस जब तक हम बच्चों को चिन्हांकन करना नहीं सीखेंगे कि हमें करना क्या है, इसके लिए ऊपर हमें बात करनी है कि हमें सबसे सर्वप्रथम ये देखना है उनका अधिगम स्तर और जो उनके अंदर कक्षा अनुरूप उनके अंदर दक्षता जो होनी चाहिए, उनका अधिगम स्तर होना चाहिए, उसके लर्निंग गैप्स को हम कैसे जाने जी, उसका आकलन हम किस प्रकार करें जी, और उसका चिन्हांकन। सर चिन्हांकन को कैसे करेंगे सही तरीके से? हाँ, इसके लिए हमें पूर्व आकलन प्रपत्र का हमें निर्माण करना है जी, और इस प्रकार से निर्माण करना है जैसे मान ली कक्षा 8 का बच्चा है, जो कक्षा 1 से लेकर 7 तक जो हमें दक्षताएं चाहिए होती है, क्या उन दक्षताओं को पूर्ण कर रहा है? ओके। तो इसके लिए जैसे हमें क्या करना है, प्राइमरी स्तर पर कक्षा 3 से लेकर कक्षा 5 तक हमें 15 प्रश्नों का एक आकलन प्रपत्र बनाना है। और ये इस प्रकार से बनाना है कि जिसमें 10 क्वेश्चन तो हमारे होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप जी, और 5 प्रश्न होंगे हमारे सब्जेक्टिव टाइप जी बिल्कुल, और प्रत्येक प्रश्न हमारा 3 अंक का होगा, तो कुल मिलाकर 45 अंक का होगा। और इन जो हम 15 क्वेश्चन हम बनाएंगे जिसमें 10 वस्तुनिष्ठ और 5 आत्मनिष्ठ होंगे, इसमें हमें ये भी देखना है ये प्रश्नों का निर्माण इस तरह से होगा कि इसमें ज्ञानात्मक पक्ष, बोधात्मक पक्ष, अनुप्रयोगात्मक पक्ष और तर्कात्मक पक्ष, इन चारों पक्षों को लेते हुए हमारे प्रश्न पत्र का हमें निर्माण करना है, जिसमें कुछ परसेंटेज भी हमारी निर्धारित की गई है। जैसे ज्ञानात्मक पक्ष के हमारे 20%, बोधात्मक पक्ष में हमारे 50%, अनुप्रयोगात्मक पक्ष के 20% और तर्कात्मक पक्ष के हमारे 10%। ठीक है सर। ऐसे ही हमारे कक्षा 6 से 8 तक, जैसे कक्षा 3 और 5 से लेकर कक्षा 5 तक हमें प्रपत्र तैयार करना था, वैसे कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक हमें 25 प्रश्नों का हमें आकलन प्रपत्र तैयार करना है जी, जो कुल मिला के 25 या 75 अंकों का होगा। तो इस प्रश्न पत्रों के द्वारा हम बच्चों को देकर
उन्हें समूह में बांटेंगे, समूह का निर्धारण करेंगे और वो किस आधार पे होगा। जी। जैसे प्राइमरी स्तर पर हमारे 45 अंक हैं 15 जी। क्वेश्चन के। जो बच्चे उस आकलन प्रपत्र पत्र में 21 से 45 के अंक के मध्य अंक प्राप्त करेंगे हाँ जी। वो ए समूह में आ जाएंगे। बच्चे हमारे 16 से 20 अंक प्राप्त करेंगे वो बच्चे हमारे बी समूह में। ठीक है। और जो बच्चे 15 से कम अंक प्राप्त करेंगे वो सी समूह में आएंगे। ठीक है सर। और इसके जो प्रत्येक प्रश्न जो है प्रत्येक प्रश्न हमारा 3 अंक का है, तो उसके प्रत्येक प्रश्न को भी हम 0 से लेकर 3 अंक तक डिवाइड करेंगे। ठीक है। अगर 3 अंक उस प्रश्न में प्राप्त कर रहा है यानी कि उस प्रश्न की जो उसके अंदर मूलभूत दक्षता हमारी दी गई है, लर्निंग आउटकम्स उसके द्वारा दिया गया है, जी। उस लर्निंग आउटकम को उन्होंने पूर्ण रूप से प्राप्त कर लिया है। ठीक है। और यदि उसी प्रश्न के अंदर बच्चा 1 या 2 अंक प्राप्त कर रहा है, इसका मतलब अपेक्षित सफलता हमने उस दक्षता को प्राप्त करने में भी हमें उसने बच्चे ने अभी यानी नहीं पाई है। यानी वहां पर अभी और काम करने की हाँ, जरूरत और पाने का भी नहीं है। और 0 अंक पाता है यानी कि अभी उस बात से वो उस दक्षता से बिल्कुल अनभिज्ञ है बच्चा। है। जी। तो सर बच्चों का चिन्हांकन हो गया है, उसके बाद फिर हम आधारभूत शिविर यानी ध्यानाकर्षण शिविर की शुरुआत करेंगे। ध्यानाकर्षण शिविर का आयोजन इसके बारे में करेंगे। थोड़ा बताइए सर। जो 50 दिवसीय हमारा शिविर चलेगा ये, जी। और जिसके अंदर हमारे 4 जो सब्जेक्ट लिए गए हैं इन 4 सब्जेक्टों पर चलेगा और प्रतिदिन 1-1 घंटा इसके लिए निर्धारित किया गया है। और ये जो सब्जेक्ट होंगे हमारे हिंदी, गणित, सामाजिक परिवेश से संबंधित, जी। तो इससे संबंधित हमारे पेपर ये होंगे। इसके अंदर ध्यानाकर्षण शिविर में हम लेंगे और इसके अंदर हमें क्या करना है, जो हमारे मूलभूत दक्षताएं जो हैं, लर्निंग आउटकम्स हैं, उनको हम डिवाइडेशन इस प्रकार से करेंगे कि हमारी सभी दक्षताओं विषयों से संबंधित, और जो हमारी कक्षा पिछली कक्षाएं जो हमारी हैं, ओके। हमारी कक्षा 5 का बच्चा है तो कक्षा 1 से लेकर 4 तक की जो दक्षताएं उसके अंदर होनी चाहिए उसे इस प्रकार से डिवाइडेशन करेंगे कि 50 दिन के अंदर वो सभी दक्षताएं उस कोर्स के अंदर हमारी आ जाए। कहने का मतलब ये हुआ सर कि क्लास में दक्षता में कम है, उसको पिछली क्लासेस की दक्षताएं पहले पूरी करानी है, उसके बाद उसको जो उसकी वर्तमान कक्षा है वहां पे उसके सिलेबस से उसको जोड़ना है। बिल्कुल बिल्कुल, उसके बाद सिलेबस से जोड़ना है। इस ध्यानाकर्षण शिविर जो हमारा चलेगा, इसका मेन मकसद यही है कि रिमीडियल टीचिंग का, कि हम पूर्व की जो कक्षाओं की दक्षताएं हैं अगर उनको प्राप्त करा देते हैं बच्चा, तो वर्तमान कक्षाएं की जो दक्षताएं हैं उन्हें प्राप्त करने में आसानी हम बहुत आसानी पा सकेंगे। जी जी, थैंक यू वेरी मच सचिन सर। जी जी, आपने इतनी अच्छी जानकारी ध्यानाकर्षण शिविर के बारे में और बच्चों के चिन्हांकन के बारे में, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। प्रश्न बनाते समय यह भी ध्यान रखना है कि इसमें ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक व तर्कात्मक प्रश्न शामिल हों। कुल प्रश्नों का 20% प्रश्न ज्ञानात्मक, 50% बोधात्मक, 20% अनुप्रयोगात्मक व 10% तर्कात्मक प्रश्न होंगे। यह आवश्यक है कि प्रश्नों की संख्या अधिक ना हो ताकि बच्चे उन्हें आसानी से हल कर सकें। भाषा हिंदी व अंग्रेजी में मौखिक, लिखित व पढ़ने से संबंधित प्रश्न होंगे। आरंभिक परीक्षण के पूर्व इस प्रपत्र में कक्षा 3 से 5 के बच्चों के आकलन के लिए कुल 15 प्रश्न होंगे, जिनमें 10 प्रश्न वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव तथा 5 प्रश्न आत्मनिष्ठ यानी सब्जेक्टिव होंगे। उसी प्रकार कक्षा 6 से 8 के लिए कुल 25 प्रश्न होंगे, जिनमें 20 प्रश्न वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव तथा 5 प्रश्न आत्मनिष्ठ यानी सब्जेक्टिव होंगे। आवश्यकता अनुसार प्रश्नों की संख्या कम भी हो सकती है, लेकिन प्रश्न वस्तुनिष्ठ व आत्मनिष्ठ दोनों प्रकार के होंगे। प्राथमिक स्तर पर प्रत्येक विषय का पूर्णांक 45 अंक तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर पूर्णांक 75 अंक निर्धारित किया गया है। दोनों स्तर पर सभी प्रश्न 3 अंक के होंगे। आरंभिक परीक्षण के दौरान परीक्षण शुरू होने के पूर्व शिक्षक कक्षा के माहौल को हल्का बनाएं ताकि बच्चे सहज होकर प्रश्नों के उत्तर दे सकें। उन्हें यह बताएं कि इसका उनकी वार्षिक परीक्षा से कोई संबंध नहीं है, साथ ही यह किसी प्रकार से शिक्षक का भी मूल्यांकन नहीं है। शिक्षक बच्चों को किसी भी प्रश्न को न पढ़कर सुनाएंगे और न ही इसके बारे में कोई बात करेंगे। बच्चे किसी प्रश्न को पढ़कर समझ पा रहे हैं या नहीं, यह जानना भी इस आकलन का एक प्रमुख उद्देश्य है। उदाहरण स्वरूप इस तालिका को देखिए। जिस प्रश्न में 3 अंक मिले हों, उसका अर्थ यह है कि बच्चे को वह लर्निंग आउटकम पूर्णतया प्राप्त है। जिसमें 1 या 2 अंक मिले हों, वह उसे आंशिक रूप से प्राप्त कर रहा है, तथा जिसमें 0 अंक मिले हों, वह उसे बिल्कुल भी प्राप्त नहीं है। जिस लर्निंग आउटकम में 0, 1 या 2 अंक मिले हैं, उस पर उन बच्चों के साथ शिक्षकों को और कार्य एवं सहयोग करने की आवश्यकता है। ऐसे बच्चों की एक सूची अवश्य बना लें। यह तालिका आपके उदाहरण के लिए है।
सूची बनाने के बाद आवश्यकता अनुसार बच्चों का निम्न प्रकार से समूह निर्धारण किया जाएगा। प्राथमिक स्तर पर ABC 3 समूह बनेंगे। ए समूह में 21 से 45 अंक के मध्य वाले बच्चे होंगे और समूह बी में 16 से 20 अंक के प्राप्तांक वाले बच्चे होंगे, जबकि समूह सी में 15 या इससे कम वाले प्राप्तांक वाले बच्चों को रखा जाएगा। इसी प्रकार उच्च प्राथमिक स्तर पर भी ABC 3 समूह बनेंगे। समूह ए में 35 से 75 के प्राप्तांक वाले बच्चे होंगे, जबकि समूह बी में 26 से 34 प्राप्तांक वाले बच्चे और समूह सी में 25 अथवा 25 से कम प्राप्तांक वाले बच्चों को रखा जाएगा। 50 दिवसीय ध्यानाकर्षण शिविर की अवधि में समूह सी तथा समूह बी के विद्यार्थी जैसे जैसे लर्निंग आउटकम की संप्राप्ति करते जाएंगे, उन्हें सभी विषयों के शिक्षक अपने विषय के अगले समूह में प्रोन्नत करते जाएंगे। यह प्रक्रिया प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक दोनों स्तरों पर लागू रहेगी। ध्यानाकर्षण शिविर के पश्चात शिक्षण तकनीकियों का उपयोग करते हुए शिक्षण योजना बनाकर दैनिक कक्षा शिक्षण नियमित रूप से किया जाएगा। सूची इस प्रकार बनेगी। इस सूची में आप प्रत्येक बच्चे के सापेक्ष उस लर्निंग आउटकम में जिसमें बच्चे ने 3 अंक यानी 100% प्राप्त किए हैं, सही का निशान लगाते हुए उस माह व वर्ष को इंगित कर लें जब आपने यह जांचा है कि बच्चे के अधिगम स्तर की स्थिति क्या है। यह तालिका हमें ये बताती है कि विषयवार किन लर्निंग आउटकम्स पर कार्य करने की तुरंत आवश्यकता है, ताकि बच्चा वर्तमान कक्षा के पाठ्यक्रम से तारतम्य स्थापित कर सके। आधारभूत शिविर या ध्यानाकर्षण शिविर सत्र के आरंभ में ही चिन्हांकित बच्चों के साथ चिन्हित मूलभूत लर्निंग आउटकम पर अगले 50 कार्य दिवस लगभग 2 माह लगकर कार्य किया जाए। इसे ध्यानाकर्षण शिविर कह सकते हैं। इसे कार्यशाला के रूप में भी किया जा सकता है। इससे बच्चों के अधिगम स्तर में अंतर को कम करने में काफी मदद मिलेगी। इन 50 दिनों में वर्तमान कक्षा के पाठ्यक्रम पर कार्य न करके चिन्हित लर्निंग आउटकम पर ही कार्य किया जाए। कक्षा शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए सबसे पहले यह जान लें कि कक्षा का हर बच्चा हमारे लिए खास है। हर बच्चे को शिक्षण प्रक्रिया में शामिल करें। कक्षा शिक्षण को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए गतिविधियों को अधिक से अधिक स्थान दें और कक्षा शिक्षण करते समय पाठ के अनुसार आप TLM का अधिक से अधिक प्रयोग करें। प्रभावी शिक्षण हेतु जरूरी है कि सभी बच्चों की सहभागिता हो और आप कक्षा में जाने से पूर्व ही तैयारी कर लें कि आपको कक्षा में क्या पढ़ाना है। इसके लिए आप अपनी पाठ योजना पहले से ही तैयार कर लें। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। अगर हम इनको ध्यान में रखेंगे तो वास्तव में हमारा शिक्षण प्रभावी होगा। एक अच्छा शिक्षक अपनी कक्षा में बच्चों की प्रगति का सतत आकलन करता है ताकि वह समय रहते निराकरण हेतु आवश्यक कदम उठा सके। आकलन के इस तरीके को रचनात्मक आकलन कहते हैं। इससे उन्हें अपने शिक्षण के तरीकों में सुधार या फेरबदल करने में मदद मिलती है। इसे सीखने के लिए आकलन यानी असेसमेंट फॉर लर्निंग भी कहते हैं। साथ ही वे बच्चों के व्यक्तित्व संबंधी अन्य आयामों जैसे नेतृत्व अक्षमता, समूह के समक्ष बोलने की कला, आत्मविश्वास, खेल व अन्य गतिविधियों में प्रतिभाग करना आदि पर भी दृष्टि रखते हैं ताकि उसमें भी निरंतर सुधार करते रहें। यह प्रक्रिया सतत रूप से चलती रहती है, इसीलिए इसे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यानी कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट भी कहते हैं। तो साथियों, आज की प्रेरक बातें कार्यक्रम में हमने ध्यानाकर्षण हस्त पुस्तिका के भाग 2 में लर्निंग आउटकम्स, ध्यानाकर्षण शिविर और बच्चों के चिन्हांकन और उनके बौद्धिक स्तर के आकलन का अध्ययन किया है। 50 दिन का ध्यानाकर्षण शिविर इस भाग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। उम्मीद है भाग 2 के सभी बिंदुओं को आपने प्रोग्राम के जरिए अच्छे से जान लिया होगा। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगता है, इस विषय में अपनी राय अवश्य दें ताकि हम अपनी गलतियों को सुधार सकें और जो अच्छा है उसको और अच्छा कर सकें। आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें इंतजार रहता है। अभी के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार। आप देख रहे हैं BEO बेसिक एजुकेशन ऑनलाइन एंड एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस लाइक कीजिए और नई नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिए।